आजकल सोशल मीडिया में एक लफड़ा चल रहा है, चाहे वो ट्विटर हो जाए, फेसबुक हो जाए या फिर इंस्टाग्राम हो जाए, वो है ईपीएफ के विड्रॉल का लफड़ा। जी हाँ, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस भी क्रिएट हो रखी है। लोगों को लग रहा है कि यार वो अपना पैसा निकाल ही नहीं पाएंगे, खत्म हो गया उनके लिए। बट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने भी एक प्रेस रिलीज में ये कहा है कि ये ऐसा मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, कोई भी कह रहा है तो वो गलत है, क्योंकि नए रूल से एक फाइन बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है लिबरल विड्रॉल और रिटायरमेंट कॉर्पस के बीच, ताकि लोग अननेसेसरी पैसा ना निकालें और रिटायरमेंट के टाइम पे उनको बेनिफिट मिले। आज की वीडियो में हम इसी को डिकोड करेंगे। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नए रूल्स कौन से हैं, फिर ये भी जानेंगे कि नए रूल्स वर्सेस ओल्ड रूल्स में क्या डिफरेंस है, और फिर एंड में देखेंगे कि ये आम जनता पे कैसे इंपैक्ट देने वाला है। क्योंकि यार मिसलीडिंग तो है, ये सच है, लेकिन सच्ची कहानी जानना बहुत जरूरी है, जो आज की वीडियो में आपको पूरी पता लगेगी। सबसे पहला पॉइंट है 75% कॉर्पस। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहले क्या होता था वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अब के टाइम पे ऐसा हो गया है कि तुम तुरंत ही पैसा 75% ऑफ योर ईपीएफ, ये बात ध्यान रखो, ईपीएफ का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, दोनों की बात कर रहा हूं। इन दोनों को मिला के 75% पैसा आप तुरंत ही निकाल सकते हो बेझिझक। कोई वेटिंग पीरियड नहीं करना पड़ेगा कि 1 महीने का वेट करना है, जो पहले करना पड़ता था, बट अब वो नहीं है। इसको आगे और भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है मिनिमम बैलेंस। अब देखो यार, इसमें भी मिनिमम बैलेंस आ चुका है, पहले नहीं था। मिनिमम बैलेंस यहाँ पे आपको 25% मेंटेन करना है एट एवरी टाइम, यानी वही 75% तो आप तुरंत निकाल लोगे, लेकिन 25% के लिए कुछ कंडीशंस हैं। थर्ड आता है सर्विस पीरियड। पहले ये सर्विस पीरियड इतना नहीं हुआ करता था, बट अब के टाइम पे मिनिमम 12 महीने का आपको सर्विस पीरियड यहाँ पे देना ही पड़ेगा, तभी आप पैसा निकाल पाओगे। फिर उसके बाद है पुरानी सबसे बड़ी विड्रॉल। देखो फाइनल विड्रॉल इसको कहा जाता है। फाइनल विड्रॉल अब आप तभी निकाल पाओगे जब आपने 12 मंथ की सर्विस दे रखी होगी, उसके बाद ही आप सारा पैसा यहाँ पे निकल पाओगे। 75% ही आप इनिशियली में निकाल सकते हो। उसके बाद आ जाता है एनपीएस का। देखो यार, उसके बाद आ जाता है ईपीएस का। देखो यार, ईपीएस में भी अब वेटिंग पीरियड पहले नहीं थी, अब वो बढ़ा के 36 मंथ तक कर दी गई है। तो अगर आप ईपीएस से पैसा निकालना चाहते हो तो आपको 36 महीने का वेट करना होगा। हाँ, ये दुखद खबर बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉल भी बढ़ा दी गई है। अब हाउसिंग और मैरिज के लिए आपको पहले बहुत ही कम लिमिटेड टाइम मिलता था, फ्रीक्वेंसी मिलती थी विड्रॉल की, अब वो बढ़ा के 5 टाइम्स 10 टाइम्स तक भी कर दी गई है। फिर उसके बाद लास्ट में एक बड़ा चेंज हुआ है, जो है ऑटोमेटिक क्लेम वेरीफाई या फिर क्लेम पास होने का। अब देखो यार, अगर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी ऑलरेडी डन है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिंक्ड है आपके पीएफ से, तो 1 लाख तक का अमाउंट आप ऑटोमेटिकली विदाउट एनी पेपरलेस, विदाउट एनी गिविंग एनीथिंग आप निकाल सकते हो। बट हाँ, ये लिमिट 1 लाख तक की है, जो बढ़ाने की आगे उम्मीद की जा रही है कि इसको भी और भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये एक ऑटो प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जो बहुत ही किफायती और बहुत ही अच्छा हो चुका है जिनको इमरजेंसी पे विड्रॉल लेना है। क्योंकि पहले बहुत बड़ी दिक्कत आती थी कि विड्रॉल कैसे लें, कब लें, क्या डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना, एम्प्लॉयर से साइन करवाना, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ होता था। बट अब उसको सिंप्लीफाई करने की यहाँ कोशिश की गई है। अब देखो, ये ही मेजर चेंजेस यहाँ पे हो रखे हैं। अब ये कंपेयर करना बहुत जरूरी है कि पहले के रूल और अब के रूल में क्या चेंजेस हुआ है, कैसे वो बेहतरीन हुआ है या फिर वो खराब हो गया है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। अब जब हम डिफरेंस देख रहे हैं तो हम इसको ब्रॉड कैटेगरीज में ही देखेंगे, ताकि हमें एक अच्छी डेफिनेशन पता लग पाए। देखो, सबसे पहले है जो विड्रॉल की कैटेगरीज होती थी, इसमें बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है और बहुत ही किफायती और अच्छा चेंज है, मैं ये मानूंगा। क्योंकि पहले ना 13 तरीके के विड्रॉल कैटेगरीज होते थे, इलनेस में, एजुकेशन, मैरिज, तो ये तो वो। लेकिन अब क्या हो गया है, इसको 3 में ही बना दिया गया है, जिसमें 3 ही ब्रॉड कैटेगरीज रहेंगी, जिसमें पहला आ जाएगा एसेंशियल, दूसरा आ जाएगा हाउसिंग और तीसरा आ जाएगा स्पेशल। अब ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंडर में ही आप पैसा निकाल सकते हो और कहीं भी कुछ कैटेगरी चूज करने की जरूरत नहीं है। विड्रॉल अमाउंट की बात करूं तो अब यहां पे बहुत बड़ा चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, एम्प्लॉय शेयर ही आप निकाल सकते थे अपने अमाउंट से, वो भी 50 to 100% ही होता था। लेकिन अब क्या है, अब 75% आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का निकाल सकते हो। यहां पे ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यार मेरा 25 पैसा
25% पैसा तो स्टक है, लेकिन यार ये भी तो देखो, वो अमाउंट 75% जो अब बड़ी है वो एम्प्लॉय शेयर अकेले नहीं, एम्प्लॉयर का भी शेयर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। तो अमाउंट एक्चुअल में देखा जाए तो बढ़ चुका है, जो तुम्हारा विड्रॉल होगा 75% का। अब देखो इमीडिएट विड्रॉल आफ्टर द जॉब लॉस में भी बहुत बड़ा चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, आप 75% निकालो 1 महीने के बाद और 2 महीने के बाद 100% निकाल लो, पैसा डन। अब लेकिन ये शेयर सिर्फ एम्प्लॉय का था, जैसे मैंने ऊपर बताया। अब यहाँ पे देखो क्या है कि अगर आप इमीडिएटली विड्रॉल करोगे आफ्टर जॉब लॉस तो 75% तो तुरंत निकाल लोगे, लेकिन जो 25% का पैसा रहेगा ना वो 1 साल के बाद ही निकलेगा। हाँ, ये प्रॉब्लम थोड़ी हमें क्रिएट जरूर कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। एक्चुअल में ईपीएफ का मतलब समझो यार, ये ईपीएफ का मतलब है रिटायरमेंट वाले टाइम पे आपको पैसा चाहिए। तो यार कहीं ना कहीं अगर एक बात सोचो, अगर आपकी इमीडिएट जॉब लॉस हो जाती है, आप 75% पैसा ले लेते हो, अगर आप ये बोलो कि 1 साल तक तुम्हारी जॉब नहीं लगे तो यार हाँ फिर वो दिक्कत है। लेकिन अगर आप दोबारा जॉब लेने की सोच रहे हो और एक 25% पैसा आपको पता है कि आपके बैंक अकाउंट में या फिर मतलब ईपीएफ में पड़ा हुआ है, एक माइंड पीस सोचो आपको कितनी मिलेगी। अगर आपको 100% मैं अभी दे दूं ना तो मैं कह सकता हूं कि 100% का 100% आप खर्च कर दोगे, लेकिन 75% आपको अभी मिल रहा है, 25% 1 साल के बाद मिलेगा। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर तक जॉब लग गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगी तो 1 साल के बाद एटलीस्ट जो 25% अमाउंट है वो तो आपको मिलेगा ना उस टाइम, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको फायदा देगा। और इस 25% पे इंटरेस्ट भी मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि वो उतना का उतना ही रह जाएगा। तो यार इसीलिए ये चीज को ना थोड़ा समझो कि रिटायरमेंट कॉर्पस जनरेट करने के लिए ईपीएफ बनाया गया था, ताकि ऐसा नहीं है कि तुम जब मर्जी चाहे तब पैसा निकाल लो। इसका फंक्शन ही अलग है, ये बना ही अलग तरीके के लिए है, तो इसीलिए इसको किसी और से कंपेयर मत करो। नेक्स्ट आता है हमारा मिनिमम बैलेंस। तो जैसे मैंने बताया कि पहले ये कैटेगरी नहीं थी कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, बट न्यू वाले में आपको 25% मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। अब नेक्स्ट उसके बाद आता है सर्विस पीरियड। तो पहले सर्विस पीरियड ना 1 साल से लेकर 7 साल तक के रेंज में आती थी, जिसमें आपका मैरिज 7 ईयर्स के लिए आ जाता था, हाउसिंग 5 ईयर्स के लिए। तो ऐसे ही ब्रॉड कैटेगरीज डिवाइडेड थी। बट अब क्या है, अब कैटेगरी भी सिर्फ 3 रह गई है और मिनिमम सर्विस पीरियड भी सिर्फ 12 महीने का ही रह गया है। तो एक फायदा आपको यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा ईपीएस विड्रॉल। तो देखो यार, पहले ईपीएस विड्रॉल आपका वही पीएफ की तरह ही काउंट होता था, जिसमें 1 महीने हो जाते थे और उसके बाद आपका वही 2 महीने बाद आप फुल निकाल सकते थे। बट ईपीएस के लिए आपको एक्चुअल में वेट करना पड़ेगा फॉर दी 36 मंथ, उसके बाद ही आप पेंशन वहां से कलेक्ट कर सकते हो अपनी मंथली जो ईपीएस के अंडर में आती है। उसके बाद देखा जाए फ्रीक्वेंसी, तो यार पहले मैरिज हो जाए या हाउसिंग हो जाए आप सिर्फ 3 टाइम ही पैसा निकाल सकते थे, बट अब उसको बढ़ा दिया गया है। आप चाहे मैरिज कर रहे हो तो आप 5 टाइम्स और एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो 10 टाइम्स आप पैसा निकाल सकते हो। उसके बाद लास्ट में हमारा आ जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए। पहले ना पेपर्स का बहुत झमेला था। पहले आपको भी ये भी पता होगा कि अगर आपको अपना पीएफ ट्रांसफर करवाना होता था तो या तो एम्प्लॉयर या तो एम्प्लॉय का सिग्नेचर लो, ये करो वो करो, कितने प्रॉब्लम थे। बट अब ट्रांसफर भी ऑटो क्लेम हो जाता है, ट्रांसफर भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, कुछ भी करने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पे अब मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन है, 75% के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अगर होगी भी तो बहुत मिनिमल होगी। और अगर बाकी 25% निकालना है तो उसमें जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट के या फिर आपका जॉब लॉस के, तो बस वही सारे डॉक्यूमेंट्स मिनिमल है और ऑटो क्लेम यहाँ पे पास हो रहा है 1 लाख तक के लिए। तो ये बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल गया। अब देखो यार, इतने सारे चेंजेस हो गए हैं, अब इसको मैंने एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में आपको बताता हूं कि आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा। तो देखो यार, सबसे पहले जो 75% आपको फुल विड्रॉल अभी मिल जा रहा है तो वो एक बेहतर है, क्योंकि पहले आपको वेट करना पड़ता था, उसके बाद ये पैसा निकाल सकते थे। और 100% के लिए 2 महीने, बट अब वो आपको 100% तभी होगा जब वो 25% वाला पैसा 1 साल के बाद निकालोगे। तो हाँ यार, ये थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, बट ये डिसएडवांटेज भी ना यार केस टू केस ही डिपेंड करेगा। ये मत सोच लेना कि शायद आपके लिए जो डिसएडवांटेज 25% का है तो मेरे लिए भी वही हो, ऐसा नहीं है। अगर आप ना प्रैक्टिकल सोचो कि अगर आपकी जॉब लॉस हो जाती है, आपने 75% ईपीएफ से निकाल लिया, कुछ भी सेविंग अगर आपने रखी है और आपका प्लान है कि आपने दूसरी जॉब लेनी है, तो 75% पैसा आप अभी ले लो, फिर आपकी कुछ बैंक्स में भी सेविंग होगी तो एक टेन्योर आप निकाल सकते हो सेविंग से। उसके बाद जॉब लग गई तो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर साल भर तक जॉब नहीं लगी, जैसे ले ऑफ हो रहा है, तो आप ले ऑफ में ये सोचो कि अगर आपको सारा पैसा अभी दे दिया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। मान लो कि अगर आपकी जॉब नहीं लगी 1 साल तक, आपकी सेविंग है, आपका पीएफ है, आपने यूज कर लिया,
साल के बाद यार वो 25% आपको मिल जाएगा ना दोबारा। तो यार मतलब आपको एक थोड़ी माइंड ऑफ पीस माइंड जरूर रहेगी कि यार 25% मेरा पैसा अभी वहां पड़ा हुआ है, वो भी मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, वो 12 महीने का लॉक इन है, वो मैं समझ रहा हूं कि शायद वो अगर 8 महीने या 6 महीने होता तो ज्यादा रिलीफ और मिलती। बट यार रिटायरमेंट का फंक्शन ही वैसे वर्क कर रहा है कि उसको बनाया गया है ताकि आपके रिटायरमेंट पे आपको एक अमाउंट मिल पाए। ये जॉब लॉस आ जाना तो यार एक बहुत ही दुखद खबर होती है, एक बहुत ही अनसर्टेनिटी वाली चीज है। बट इसमें यही लॉक इन वाला सिनेरियो आपको यहाँ पे दुखद लग रहा होगा, बट प्रैक्टिकली अगर आप सोचो केस टू केस तो शायद उतना ना चुभे जितना मार्केट या फिर सोशल मीडिया में बोला जा रहा है। अब देखो ये सिनेरियो के बाद ऑटो क्लेम भी आपको मिल जा रहा है, तो ये फायदा भी है। ब्रॉड कैटेगरीज भी अब कम कर दी गई है, वो भी एक अच्छी खबर है। ऊपर के साथ आपको जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है विड्रॉल का, जैसे एजुकेशन 10, मैरिज 5, तो ये भी आपको मिल गया है जो पहले सिर्फ 3 हुआ करते थे। तो यार ये भी बेनिफिट है। तो बस ये वही मेजर डिसएडवांटेज है। बट हाँ, ईपीएस वालों के लिए ये सही में बेकार न्यूज है, क्योंकि ईपीएस वालों का वेटिंग पीरियड ना 36 महीने जो कर दिया है ना, शायद वो कहीं ना कहीं चुभा होगा बहुत लोगों को। क्योंकि यार अगर ईपीएफ का 12 महीने किया है तो शायद इसको 18 महीने, 16 महीने या कुछ कम कर सकते थे, लेकिन सीधा 3 साल बढ़ा दिया, जो एक मुझे भी बहुत पिंच लगी कि यार मतलब जिनका ईपीएस में है यार वो तो फंसी गए। अब ऐसा नहीं है ना कि यार अगर जॉब लॉस है और 3 साल तक बंदा वेट करे ईपीएस के लिए, तो यार वो कहानी बहुत ही डिफरेंट हो जाएगी और बहुत ही अलग हो जाएगी। तो यार वहां पे एक अच्छी खबर नहीं है लोगों के लिए। बट मुझे लगता है ओवर एंड ऑल अगर 5 में से रेटिंग दी जाए तो यार 3.5 या 4 रेटिंग मैं दे सकता हूं। बट वही है, केस टू केस ये डिपेंड करेगा। अब देखो यार, गवर्नमेंट भी कहती है कि जो एम्प्लॉय है वो 75% अपना पैसा 20,000 के बिलों में रखा हुआ है। तो यार तुम सोच रहे हो कि लोगों के पास पैसा नहीं है, रिटायरमेंट को कोई सीरियसली ले नहीं रहा है, तो इसीलिए ये स्टेप लिया जाता है। अदरवाइज अगर आप रिटायरमेंट को सीरियसली लो, तो मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है जो मंथली यानी जो ईयरली कुछ पैसा पीएफ से निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनका एक प्रॉपर फाइनेंस बना हुआ है कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए कहीं और इन्वेस्ट किया हुआ है जहां उनको ज्यादा रिटर्न मिले और कम लॉक इन वाला सिनेरियो हो। तो यार इसी तरीके से ये हर चीज डिपेंड करेगी कि आप कैसे यूज कर रहे हो, आपका फाइनेंस कैसा है, आपको रिटायरमेंट कैसी चाहिए, सेविंग्स कैसी चाहिए। तो यार ये सारा केस टू केस डिपेंड होगा। ऐसा बिल्कुल भी मत अफवाह उड़ाओ कि यार एक बंदे ने अगर कुछ बोल दिया गलत तो वही गलत है। अगर हो सकता है कि ये चीज आपको बढ़िया लग रही हो लेकिन सामने वाले को नहीं लग रही हो, क्योंकि उसके फाइनेंसिंग्स अलग तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए ये पर्सनल फाइनेंस में आ जाता है, क्योंकि ये पर्सनल है, पब्लिक नहीं है। तो इस चीज को समझो कि ईपीएफ भी डिजाइन्ड रिटायरमेंट के लिए किया गया है, ऐसा नहीं कि लीजर के लिए कुछ भी आपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। तो यार यही था हमारा ईपीएफओ का रिव्यू, जो हमने देखे और पढ़े और चेंजेस को एनालाइज किया। इसी तरीके से रेटिंग भी हमने बता दी कि अगर वो रेटिंग दी जाए तो कितनी दे सकते हैं। अगर आपको ईपीएफओ को लेके कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में डालो, हम उसको रिजॉल्व करेंगे आपके लिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोग जो गुमराह हो चुके हैं ना सोशल मीडिया से, वो सही लाइन पे आ जाए और उनको ईपीएफओ का मतलब पता लगे कि वो है क्या। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिना लाइक दबाए बिल्कुल मत जाना। ज्ञानबाजी के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ और ऐसी ही नेक्स्ट वीडियोस आप वेट करो, आती रहेंगी।